अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x प्लस वाई होल पावर 7। तो इसको करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में होल पावर कितनी है 7। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 8। यहाँ तक क्लियर। अब 8 कैसा है इवन नंबर, तो इवन नंबर में हमेशा 2 मिडिल टर्म्स आती है। पहला उस टर्म का सीधे सीधे हाफ कर दीजिए, जैसे 8 टर्म्स है तो 8 का हाफ 4, दैट इज 4th टर्म, एंड उसी की जस्ट नेक्स्ट टर्म दैट इज 5th टर्म। तो 4th एंड 5th टर्म अब हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर हम बात करें तो n हमें पता है कितना है 7, a कितना है x, b कितना है y। तो ये तो हमारे पास में टर्म हमें पता चलेगी कौन सी है। अब हमें निकालनी 4th टर्म। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा 4th टर्म। 4th टर्म निकालने के लिए हमें ऊपर की सारी वैल्यूज़ पता है लेकिन r नहीं पता। तो r मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टर्म हमें निकालनी होती है तो r हम उससे कम लेते हैं। जैसे अगर मुझे 4th टर्म निकालनी तो r मैं यहाँ पे कितना लूँगा 3। यहाँ पे मैंने लिया r की जगह 3 और मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r इज इक्वल टू TR प्लस 1। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। इसमें मैंने n की वैल्यू, r की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू को पुट कर दिया और मुझे मिल गई यहाँ पे 4th टर्म। अब हम बात करते हैं 5th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म के लिए भी n सेम है, a सेम है, b सेम है, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा r। 5th टर्म है तो r कितना लेंगे, इससे एक काम, दैट इज 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने r 4 लिया और मैंने निकाली इसकी 5th टर्म। 5th टर्म हमारे पास में आ गई 35x³ y की पावर 4। तो इस तरीके से हमने 4th टर्म में निकाली और 5th टर्म में निकाली। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे देखें तो अब आता है बाइनोमियल हॉट्स। अब बाइनोमियल हॉट्स की अगर हम बात करें तो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो सेट है क्वेश्चंस का जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है। और जब भी आप इन्हें करने बैठे तो अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठे ताकि आप इन्हें करते भी जाए और साथ साथ में समझते भी जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें फर्स्ट टर्म लिया 9 की पावर n प्लस 1। 9 की पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 8 होल पावर n प्लस 1। ठीक है, अब 1 प्लस 8 होल पावर n प्लस 1 को मैं करूँगा एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखते हैं, ये मैंने कर दिया 1 प्लस 8 होल पावर n प्लस 1 को एक्सपांड। कैसे एक्सपांड किया, n प्लस 1 C0 1 की पावर n प्लस 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया आगे अगली टर्म कैसे आनी चाहिए, n प्लस 1 C1। ये हम आगे बढ़े, इसकी जो पावर है ये कम कर दो तो 1 की पावर हो गई n और 8 की एक पावर बढ़ा दो। नेक्स्ट केस में इसकी पावर एक और कम कर दो, 8 की पावर एक और बढ़ा दो। ठीक है, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ऐसे मैंने इसके ले लिए 4-5 टर्म्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 की पावर n प्लस 1, ठीक है, कहाँ से आया 9 की पावर n प्लस 1, ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में 1 प्लस 8 था उसे मैंने लिख दिया 9। n प्लस 1 C0 मेरा कितना हो गया 1। कैसे हुआ, अब वो देखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि NC0 जो होता है वो होता है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड मैंने आपको बताया था कि अगर NC1 है तो वो किसकी इक्वल होता है n की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ n प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 C1 है तो हमारा वो किसकी इक्वल हो जाएगा n प्लस 1 की इक्वल हो जाएगा। ये जो 8 है ये 8 मैंने ऐसे ही रख दिया। बाकियों में से मैंने यहाँ से 8 स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, बाकी अंदर ही रहने दो ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया 8 स्क्वायर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया 8 को n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 8n प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये बाकी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो एज इट इज़। ठीक है, ये पूरी टर्म को उठा के हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, वो हो गया। और यहाँ बचा हमारे पास में 64 और बाकी चीज़ें ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि ये जो पूरी टर्म है जो हमारा क्वेश्चन था वो किसका मल्टीपल आ गया 64 का। तो इसका मतलब दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स। ध्यान रखिएगा, सेकेंड टर्म मतलब r की वैल्यू 1, थर्ड टर्म मतलब r की वैल्यू 2, फोर्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन x प्लस a होल पावर n। ठीक है, r 240, 720 एंड 1080। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है जनरल फार्मूला। वो जनरल फार्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये जनरल टर्म आप लिख सकते हैं।
राइट। एक्स और वाई की जगह आप ए और बी भी लिख सकते हैं। अब मुझे निकालनी थी सेकंड टर्म, तो मैंने आपको क्या बोला, आर की जगह रखेंगे 1, तो मैंने आर की जगह रख दिया 1, एन एन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड, मतलब एक्स और ए था ना क्वेश्चन में, तो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह पे ए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 240, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हमें जो दिया हुआ है T3 की वैल्यू दी है 720 और T4 की वैल्यू दी हुई है 1080। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे और एक बार 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मैं करके दिखा रहा हूँ डिटेल स्टेप्स के साथ। 3 डिवाइड मतलब जो 2 को जो आप 3 से डिवाइड करेंगे ये आपको करना होगा अपने आप से। तो देखते हैं सबसे पहले डिवाइड 2 बाय 1, तो 2 वाली इक्वेशन ऊपर अपॉन 1 वाली इक्वेशन नीचे। तो मैंने यहाँ नीचे देखी वही लिखा है, ये हमने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरा r कितना है 2 है। सिमिलरली NC1 को मैंने एक्सपांड किया तो ये हो गया n फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। हमने एक चीज़ और पढ़ी है 8th क्लास में कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। इस एक्सपोनेंट रूल को मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मुझे यहाँ पे x की पावर मिल गई, a से एक a कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा एक a। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि n से n कैंसिल हो सकता है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो अपॉन में दिया है ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर की जो चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। इसका जो रूल है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में समझाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो हमारे पास मिला n-1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास बचा x अपॉन x की पावर इनवर्स x की पावर -1 इंटू a, और ये सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ जाएगा 3, ये हो गया a अपॉन x। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी कंसेप्ट को मैंने कंटिन्यूशन में रखा। अगर n-1 का फैक्टोरियल है तो मैंने क्या किया, n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, n-1 में से एक और -1 किया तो n-1 कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो ये हो गया n-1 n-2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल खोला तो 2 ही बचेगा और n-2 फैक्टोरियल ऐसे रहने दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे को पहली इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी n-1 अपॉन 2 a बाई एक्स इक्वल टू 3। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो देखिए मैंने 2 को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बचेगा n-1 a बाई एक्स इक्वल टू 6, और a बाई एक्स की वैल्यू आ गई 6 अपॉन n-1। ये मैंने सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट से। अब आपको क्या करना है, थर्ड को डिवाइड करना है सेकंड से, मतलब ऊपर थर्ड की इक्वेशन आएगी नीचे सेकंड की इक्वेशन आएगी, उसको डिवाइड करिए और आंसर निकालिए। तो देखते हैं क्या आपका आंसर मैच करता है या नहीं। हमें ये डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आना चाहिए a बाई एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n-2। नेक्स्ट अब हम देखें तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में देखें तो a बाई एक्स की वैल्यू इसकी भी इक्वल आ रही है, और ऊपर देखें तो a बाई एक्स की वैल्यू इसकी भी इक्वल आ रही है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। उन दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे मिल गई n की वैल्यू 5। होप यहाँ तक क्लियर है। इस स्टेप में कहीं भी किसी को डाउट आता है तो वो कमेंट करिएगा, इस एक्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब मैंने उठाया सेकंड टर्म मैंने जनरल टर्म लिखा पहले तो, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 240। n की वैल्यू 5 आ चुकी है तो मैंने n की जगह रख दिया 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। इसको थोड़ा सा 5c1 को और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5c1 कितना होगा, 5 होगा। तो 5c1 की वैल्यू हो गई मेरी 5, मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो x टू द पावर 4a इज इक्वल टू आ गया 48। अब हम बात करते हैं, हमें पता है a अपॉन एक्स कितना था, 6 अपॉन n-1 था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ वो फाइंड कर रहा हूँ किस चीज़ की, a की। तो मैंने क्या किया, x को राइट हैंड साइड भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो n था यहाँ पे मैंने 5 पुट किया, तो 5 में से बन गया 4, तो एक तरीके से ये हो गया 6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये लिख दिया, और जो नीचे x था उसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया। तो किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को मैं पुट करूँगा इसकी जगह पे, तो मुझे वैल्यू मिलेगी x की, एक नंबर फॉर्म में मिलेगी। तो उसको सॉल्व करने पे मुझे x जो है वो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ मैंने सॉल्व किया है तो x की वैल्यू मुझे मिली कितनी, 2। इस x की वैल्यू जो 2 निकली है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो किसकी निकल जाएगी वैल्यू, a की। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन और उसका सल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 whole power n are in the ratio 1:3:5. Find the value of n and r. ठीक है, क्या हम लोगों को एनालाइज करना है? फिफ्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 4, सिक्स्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 5, 100th टर्म मतलब r की वैल्यू 99। यहाँ पे ध्यान दीजिए, r माइनस 1th टर्म तो हम r की वैल्यू कितनी लिखेंगे? r माइनस 2। rth टर्म मतलब r की वैल्यू क्या रखेंगे हम? r माइनस 1। और r प्लस 1th टर्म तो इसमें से एक हटाइए तो हमारा r कितना हो जाएगा? सिंपल r हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं आगे। सबसे पहले जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू जनरल टर्म टी आर प्लस 1 होती है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब अगर मुझे r माइनस 1 टर्म निकालनी है तो मैंने आपको कहा था कि हमें उससे कम वैल्यू लेनी होती है। कैसे? अब देखिए, अब r की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? r माइनस 2। भाई अगर मुझे r माइनस 1 चाहिए तो अगर जो फॉर्मूले के हिसाब से जो r है, r की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे कि मुझे क्या मिल जाए? r माइनस 1। तो मैंने r को रिप्लेस किया r माइनस 2 से। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? r माइनस 1 टर्म ही तो मिलेगी। तो हमने r की जगह रिप्लेस किया r माइनस 2। तो एन सी आर माइनस 2, ए की पावर एन माइनस आर माइनस 2 और बी की पावर आर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम a और b की बात करें तो हमारे a और b क्या थे क्वेश्चन में? a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू 1 थी। वेल 1 की पावर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही रहता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे आने वाले पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड हम बात करते हैं rth टर्म। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी टर्म निकाली तो r उससे कम होना चाहिए, तो हम r की जगह रिप्लेस करेंगे r माइनस 1। देखिए r की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? r माइनस 1। तो ये हो गया एन सी आर माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस 1 और 1 की पावर आर माइनस 1। क्लियर? तो हमारे पास जो rth टर्म है वो हमारे पास में बन गई। अब बचा कौन सा टर्म? r प्लस 1th टर्म। r प्लस 1th टर्म के लिए अब मैंने आपको क्या बोला था? एक कम करना है, तो एक कम करेंगे तो क्या बचेगा? r। तो r को क्या रहने देंगे हम? r ही रहने देंगे। तो यहाँ हमने r को r ही रहने दिया, तो हमारा ये हो गया जनरल टर्म rth टर्म के लिए। अब क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दो चीज़ें आती है। पहला द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स जो अभी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा द रेशियो ऑफ टर्म्स। अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो मैं ये पूरी चीज़ का रेशियो लिखूंगा, और अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारे पास फिलहाल कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट के जो रेशियोज़ हैं वो दिए 1:3:5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट 2 को लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 को ही लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे इन दोनों का रेशियो लिया एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसका जो सोल्यूशन है साथ में लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब अगर हम देखें एन सी आर माइनस 2 का मतलब, अगर मैं एन सी आर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये हो गया एन फैक्टोरियल, नीचे जो r है, r कितना है हमारा? r माइनस 2, तो उसका फैक्टोरियल, और n माइनस r माइनस 2 मतलब देखिए इसका मतलब ये हो गया n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा? n माइनस r प्लस 2, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सिमिलरली जो नीचे डिनोमिनेटर था उसको भी मैंने क्या कर दिया? एनसीआर वाले फॉर्मूले से एक्सपांड कर दिया। 1/3 अपनी जगह पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा? इसका एक रूल है, वो आप देख लीजिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। रूल ये होता है कि अगर कभी a/b होल अपॉन c/d होता है तो हमें पता है ये किसकी इक्वल हो जाता है? AD/BC। यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब n से n फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले आया, न्यूमरेटर थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो कुछ बन जाएगा इस फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रिकी भी है थोड़ा सा। ट्रिकी कैसे है वो देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, r-1 का फैक्टोरियल है, इसे मैं एक्सपांड करता हूँ तो मुझे मिलेगा r-1 r-2 का फैक्टोरियल।
ध्यान रखो मैंने अगर इसको अगर मैंने इसको एक्सपांड किया तो मैं इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ तो इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, राइट, और अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो उस टाइम पे इसको एक्सपांड नहीं करूँगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या किया, अब देखिए, राइट, अब r-1 का फैक्टोरियल खोला, r-1 r-2 का फैक्टोरियल, इसको कुछ नहीं किया, इसको इस बार कुछ नहीं किया नीचे डिनोमिनेटर में, लेकिन इसको एक्सपांड किया तो ये हो गया n-r+2 एज इट इज़, और इसमें से 1 हटाते हैं, मतलब इस टर्म में से अगर मैं -1 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा n-r+1। तो यहाँ देखिए ये इस टर्म से इसका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे जो मेरे पास में टर्म बचेगी वो बचेगी r-1 अपॉन n-r+2 इज इक्वल टू 1/3। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, तो अब मैंने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल गई एक इक्वेशन, राइट। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो रेशियोज थे ना, 3 थे, तो हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के रेशियोज ले रहे हैं। तो अब हम देखें तो इन दोनों का रेशियो किसकी इक्वल है, 3/5 का इक्वल, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, या आपको अपने आप से करना है, और रिलेशन या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों आएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों ही सही रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएंगी, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। 2 इक्वेशंस को क्लास 10th के अकॉर्डिंगली एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो, और उससे हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी n और r की, और n की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 7 और 3, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।